नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब सुकुशल होंगे और आपका परिवार भी अच्छी तरह होगा। ये एक परीक्षा की घड़ी है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन सब कोरोना वॉरियर्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे देश की सेवा में या समाज की सेवा में कहीं पर अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। और मैं उन सब के लिए शुभेच्छा भी प्रकट करना चाहूँगा जो इस पुण्य के कार्य में, इस एक बहुत ही बहादुरी के काम में किसी भी रूप में लगे हुए हैं। और इनफैक्ट मैं तो आप सबको, अपने बिजनेस फ्रेंड्स को, सबको ऐसा ही मानता हूँ कि हम लोग सब इस युद्ध में देश का साथ देने के लिए ही हैं। चलिए, तो आप सबने खबर सुनी कि लॉकडाउन काफ़ी ईज़ किया जा रहा है और बिज़नेस को शुरू करने की धीरे धीरे फेजेस में काफ़ी कुछ खबरें तो पहले भी आ चुकी थी, लेकिन एक बहुत बड़े रूप में ये बात अब की गई है। और लॉकडाउन प्रैक्टिकली काफ़ी सेगमेंट्स में विड्रॉ हो रहा है, ईज आउट हो रहा है एंड इन ड्यू कोर्स धीरे धीरे काफ़ी कम करने का एक रोड मैप भी हमारे सामने में है कि अब ये इस ढंग से बातें आगे बढ़ने वाली हैं। तो बैक टू नॉर्मल, लाइफ बैक टू नॉर्मल, नॉट बैक टू नॉर्मल। ये माइंडसेट को एकदम हटा दीजिए कि बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल माइंड अगर रहेगा तो हम अपनी पुरानी आदतों से जुड़े रहेंगे। लाइफ टू न्यू नॉर्मल, एकदम दिमाग में इस चीज़ को अंदर में भर लीजिए। मैं इसको अगर एक ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, अगर पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करूं, तो आप ऐसा सोचिए कि आप अब सर के बल खड़े हो गए हैं और उस नज़र से आपको दुनिया को देखना है। और या मैं ऐसा बोलूं कि आप एस्केलेटर के ऊपर में उल्टी तरफ मुंह करके खड़े हैं और आपको एक अलग ढंग से चलना है, एक अलग माहौल है। ये एकदम सेम टू सेम सोच को नहीं रखना है। जैसे ही आप सेम टू सेम सोच को रखेंगे, गलत होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। सो इट्स नॉट बैक टू नॉर्मल, इट्स लाइफ टू न्यू नॉर्मल। इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। देखिए, सरकार ने लॉकडाउन लाया, वो एक बहुत यूनिवर्सल तरीके से ला दिया क्योंकि उस समय की आवश्यकता वो थी। पर ये जो नॉर्मेल्सी आएगी ना, ये अपने अपने ढंग से आने की है। हम सबको अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है, और क्योंकि सबकी सिचुएशन डिफरेंट होने वाली है और वो उसके वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारी अपनी व्यक्तिगत फिजिकल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, हमारे अपने बिजनेस का नेचर, इसके अलावा जिस जगह पर हम लोकेटेड हैं वो, ये सब मिला जुला कर इतनी तरह की चीज़ों के बीच में हर आदमी को अपना अपना डिसीजन लेना है। सो लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल। द लॉकडाउन जो विड्रॉ हो रहा है, इसका इम्पैक्ट भी सब पर एक जैसा नहीं होने वाला है, सब अलग अलग होने वाला है। तो इतनी वेरिएशन के साथ ही हमको सोचना पड़ेगा। और हम को एक बात याद रखनी है, काफ़ी आपने फेसबुक वगैरह पे भी या सोशल मीडिया में वगैरह सुना होगा कि अरे 500-400 केस पे लॉकडाउन लगा और अभी विड्रॉ हो रहा है, तो लगा ही क्यों था। इन बातों में मत उलझिए। ये एक शाश्वत सत्य है। सारी दुनिया ने ऐसा ही बिहेव किया है, इंडिया ने अकेले से ऐसा बिहेव नहीं किया है। रादर जिन कंट्रीज़ ने ऐसा बिहेव नहीं किया है उनको ज़्यादा हर्जाना देना पड़ा, बाद में जाकर उनको लॉकडाउन वगैरह लाना पड़ा। और ब्राज़ील की हालत देखेंगे हम। मैं आपसे कुछ तथ्य बाद में शेयर करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए कि शायद 500 पे लॉकडाउन लगाना उचित था, शायद 2 लाख पर लॉकडाउन को हटाना उचित है। क्योंकि ज़िंदगी में ये जो बातें होती हैं, बहुत एक कटु सत्य बोल रहा हूँ आपको, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू उन सब लोगों को जिनको की पर्सनल लॉस हो रहा है। 2-3 बातें अपन को समझनी पड़ेगी कि जिंदगी का नुकसान आदमी शायद 6-8 महीने बाद भूल जाता है, पर इकोनॉमी की प्रॉब्लम बहुत लंबी चलती है। आदमी को ज़िंदगी भर शायद उसको ढूंढना पड़ता है। और हम एक ऐसी कठिन परिस्थिति में हैं
कि इन दोनों के बीच में हमें चुनना है। एक तरफ हमें ये मैसेज आ रहे हैं बहुत बहादुरी वाले कि खूब बोल्ड बनो, अरे इतने लाख लोग तो इस चीज़ में मर जाते हैं, उतने लाख तो उस चीज़ में मर जाते हैं, और हमें लगता है कि हाँ ठीक बात है। तो हम दूसरी तरफ ये भी जानते हैं कि अपने ही घर के हैंडल को छूने में भी टेंशन होता है, अपनी ही गाड़ी को छूने में टेंशन होता है, और ये सब पे लागू है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल आप ग्लोबली एक जैसे हैं, और हम एक स्विंग में रहेंगे, एक तरफ करेज में रहेंगे, एक तरफ फियर में रहेंगे। इन दोनों के बीच का बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कन्फ्यूजन सबको रहेगा, सारे देश को रहेगा। अगर आप भयभीत हैं उसको स्वीकार करिए। आज की बात जो हम कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं कि हम कैसे उस भय के आगे बढ़ें, कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुंचे, किन चीज़ों को हम किस ढंग से देखें। क्योंकि कन्फ्यूजन के मैसेज आपको आते रहेंगे, दो विपरीत तरह की बातें आपको सुनने मिलेगी, आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट स्टार्ट हो नहीं सकता है। ये शुरुआत जिस दिन ये लॉकडाउन लगा था उस दिन भी ये बात हुई थी कि जब भी ये शुरुआत होगी ये इम्परफेक्ट ही होने वाली है। कोरोना वायरस जाएगा नहीं, जाने वाला नहीं है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। तो उसके बीच में ही शुरुआत होनी है। जो बातचीत से बात शुरू हुई थी कि ब्रेक द चेन, कि चेन को तोड़ना है, तो आज क्या हमको मेक द चेन का मैसेज लेके उतरना है कि हम और चेन को मजबूत करेंगे? वो ब्रेक द चेन ही लागू है आज भी। कोरोना का डर आज भी उतना ही है, कुछ चीजें बदल गई हैं। क्यों 500 के केस के ऊपर में उसको लगाना जरूरी था, और क्यों आज 2 लाख के ऊपर में हम गवर्नमेंट हटाने की सोच सकती है? क्योंकि 500 की टाइम पर प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। इस बीमारी की जितनी अंडरस्टैंडिंग थी उससे कहीं ज्यादा आज अंडरस्टैंडिंग है। उस समय जो एक विजुअलाइजेशन था, दूसरे देशों में जिस ढंग के लोगों ने नुकसान देखे थे, जैसे जैसे केसेस देखे थे, उस समय इटली, यूरोप ये ज़्यादा चपेट में थे जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था। तो उस समय का डर एक अलग था। हिंदुस्तान ने मैं दाद देता हूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की, इन्होंने सही स्टेप लिया सही टाइम पर कि ये सारे हमारी जो सिचुएशन है वो आज इस कंट्रोल में आ गई कि अब हम क्रिटिसाइज कर सकें कि वो लॉकडाउन जायज़ था कि नहीं था। क्योंकि हमने कैपेसिटी डेवलप कर दी, हमने सिस्टम डेवलप कर दिया, और अब हमको ये बीमारी भी पहले से बेहतर समझ में आने लगी है। उसकी हैंडलिंग हम सीख गए हैं, और इसका प्रूफ भी डेटा बोलेंगे। मैं और आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बात मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं जो भी बात आपको बोल रहा हूं उस बात को मानना आप बिल्कुल मेडिकल एडवाइस के साथ करिएगा, अपने जजमेंट का इस्तेमाल करिएगा। फिर भी मैं आपके सामने कॉमन सेंस से कुछ बातें बोलूँगा, अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ बातें बोलूँगा, और एनालिटिक्स के डेटा के थ्रू कुछ बातें बोलूँगा। क्योंकि वही मेरे को लग रहा है कि आज की डेट में तो स्थिति ऐसी है कि मैं जब ये बात बोलूँ कि हम लोग सब कन्फ्यूज हैं, तो जो दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल तथ्यों को लेकर वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट वो भी किसी भी मैटर में श्योर नहीं है। एक दिन उनका कुछ स्टेटमेंट आता है, दूसरे दिन में बदल जाता है। वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी तो अभी बहुत ज़्यादा दांव के ऊपर में है, क्योंकि उन्होंने चाइना को तो ग्रीन चिट दे दी थी उनको तो कि भाई इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। और दूसरी तरफ वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में जिस एक छोटा सा वार्न करना अलग बात है, आउटराइट ना भी बोल जाते हैं कि नहीं ये अच्छी दवा नहीं है, सही नहीं है। दे डोंट हैव टोटल रिसर्च बेस्ड अवेलेबल राइट नाउ। एक क्वेश्चन मार्क के साथ बात को प्रेजेंट करना कि ये चीज़ को कर लें आप, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इसको ना करें क्योंकि ये टोटली हार्मफुल है, ये बात एक अलग बात होती है। लेकिन जहाँ पर कन्फ्यूजन है और ये ओवरऑल एक देखा जा रहा है एक अभ्यास के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद में कि इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो उस पर आउटराइट अभी तो किसी की भी एक भी जगह पर दुनिया में कोई भी कोरोना वायरस के बारे में श्योर शॉट बहुत ज़्यादा अभी बोलने की पोजीशन में नहीं है। हर चीज़ एक क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो इनके बीच में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा कि कौन से जो सॉल्यूशंस है जो हमें एकदम आगे बढ़ के करते जाना है, कौन से सॉल्यूशन में क्वेश्चन मार्क के साथ चलना है। चलिए आगे चलते हैं। अभी जो एक चीज और मैं एक फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहा हूं जो कि इंडिविजुअली आप और हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग सब किसी सिस्टम का पार्ट है, वहां कुछ चल रहा है, तो कोई दो आदमी कोई लिबर्टी ले रहे हैं तो हमको देखकर ऐसे मन में मड़मड़ी आ जाती है कि अरे यार ये लिबर्टी ले रहा है तो मेरे ऊपर रूल क्यों लागू हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं मड़मड़ी ले लेता। ये लोग सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, ये मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये अपने धार्मिक स्थल के ऊपर में खूब ज़्यादा जोर से जाकर कुछ करने वाले हैं या कर लेंगे और हम क्यों नहीं करेंगे तो हम भी कर लेंगे। इन चीज़ों में मत उलझिएगा।
कोरोना इन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट बांट कर नहीं आएगा कि वो सबको बराबर आ जाएगा कि जिन जिन ने गलती की है उन सबके आ जाएगा। कोरोना को समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। मैं बात की शुरुआत ही सबसे पहले मंदिर को लेकर करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो धर्म प्रधान देश है और हमारी बहुत बड़ी आस्था रहती है और हमें बहुत उत्साह और उमंग अभी आ रहा है और होना भी चाहिए कि मंदिर अब हमारे जो धार्मिक स्थल है वो खुलने वाले हैं। और उसमें तो कुछ बातें बहुत ध्यान रखिएगा। एक साथ कई चीज़ें हो रही हैं। आप एक परिवार का हिस्सा हैं, तो परिवार के जो ब्रेड अर्निंग मेंबर्स हैं, जो वर्किंग मेंबर्स हैं, वो भी बाहर जाने वाले हैं। और मंदिर जाने की तत्परता में लेडीज़ या जो नॉन वर्किंग मेंबर्स हैं या एजेड अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सब भी मंदिर जाने की तत्परता रखने वाले हैं। हम सब जो बाहर जाएंगे वो कोई ना कोई रिस्क के अंदर जाएंगे। किसी का जाना रिस्क में मजबूरी है और किसी का जाना एक चॉइस है, तो उस चॉइस को प्रूडेंटली लीजिएगा। ऐसा ना हो कि उस चक्कर में कि जो दो मजबूरी में जाने वाले लोग हैं और जो एक्सपोज तो सभी हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोग एक्सपोज होंगे परिवार उतना ज़्यादा खतरे में पड़ता है। तो इसलिए बहुत, अगर एक उदाहरण के लिए अगर एक चॉइस दे दी जाए कि सिर्फ 2 आदमी घर से बाहर जा सकते हैं, तो आप कौन सी चॉइस लेंगे? आप मंदिर जाने की चॉइस लेंगे कि वर्क के ऊपर जाने की चॉइस लेंगे? वो प्रैक्टिकली इन बातों को सोच लीजिएगा, क्योंकि दोनों जगह से आप वल्नरेबल होकर घर में आने वाले हैं। और फिर उस पूरी सारे फ्रंट नहीं खोले जाते हैं। गवर्नमेंट ने अगर लॉकडाउन हटा दिया है तो क्या आपने बिलो द लाइन एक बात पढ़ी है? एक बात बहुत ही इनोक्यूअस वे में, एक बहुत सटल वे में नीचे में लिख दी गई है, और वो ये है कि प्रेफर्ड है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। गवर्नमेंट क्या बोलना चाहती है? बहुत साफ तो कह दिया उसने कि प्रेफर्ड है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, कि यानी जहां तक हो मत जाइए। ये बात इतनी साफ है कि यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि हम अपने ही, अगर ऑफिस खुल रही है, दुकान खुल रहा है, तो शुरुआत, मैंने बोला ना कि आप उल्टे ढंग से सोचना शुरू करिए। आप अपनी स्टार्टिंग पॉइंट को ये बनाकर चलिए कि मैं बिना गए मेरे काम को कर सकता हूं क्या। आप अगर इसको शुरुआत की पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि देखिए 500 केस के ऊपर में जब हम बाहर जाने की बात सोच रहे थे, जब इंडिया में टोटल 500 केसेस थे, तो वल्नरेबिलिटी और रिस्क बहुत लिमिटेड था। कितने लोगों में कोरोना उसमें व्याप्त था? आज की डेट में नंबर चाहे 2 लाख हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक वेल बिलीव्ड फैक्ट है कि बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक वे में बाहर में घूम रहे हैं और वो भी नहीं जानते, उनका भी कोई दोष नहीं है, और हमारी उनसे एक्सपोज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। तो इस हालत में कोई भी काम जो है बहुत प्रूडेंटली करने का है। डरने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपने परिवार की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और कुछ हकीकत को समझना पड़ेगा कि मैं उसके बारे में आगे और जो बात करूंगा। तो इसलिए कोई होड़ ना मचाएं, सिस्टम डेवलप कर ले। मंदिर जाने के सिस्टम बहुत आसानी से हम डेवलप कर सकते हैं। अलग अलग टाइम में स्टेगर कर दें, अल्टरनेट डे के ऊपर में कर दें। किसी को पूजा करने की रहती है, किसी को सिर्फ दर्शन करने का रहता है। एक्यूमुलेट ना करें उस चीज को, पूरा उसका एक सिस्टम बना दें। और खासकर जब चौमासा आने वाला है, गुरु महाराजों का समय आने वाला है, बहुत उनकी सुरक्षा को ध्यान रखकर, अपनी भावनाओं के वेग में मत आ जाइए, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखकर करिए जो कुछ भी करना है, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल हैं। जितने ज़्यादा लोग, एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो एक ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जहां 1000 तरह से लोग जा सकते हैं, और वो सब कोरोना को लेकर जा सकते हैं और उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, और उनके थ्रू हजारों लोगों को इन्फेक्ट किया जा सकता है, और बदनामी उनकी हो सकती है। उस चक्कर में करेंगे हम और उनकी बदनामी होगी, ऐसा कोई काम मत करिए। बहुत संयम से, विवेक से काम करिए। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। जूम के थ्रू देख लीजिए जो देखना है। थोड़ा संयम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। संयम का पूरा इस्तेमाल करिए। हर काम इस ढंग से करिए कि ताकि उसके ऊपर में सुनना ना पड़ जाए, आलोचना ना हो जाए। हमारा धर्म, कोई भी धर्म को आप मानने वाले हो, मैं तो दाद दूंगा हिंदुस्तान के सारे धर्म के लोगों की। ये जो पीरियड गया है इसमें सबकी टेस्ट हो गई है। एक पूर्वाग्रह लेकर मत चलिए, प्रिजुडिस लेकर मत चलिए। कुछ लोगों की गलती के चलते पूरी कम्युनिटी, किसी को ब्लेम मत करिए। अगर हम लोगों की अच्छाई देखेंगे तभी प्रेम भावना को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस पूरी पीरियड में अगर हिंदुओं की, हमारी हिंदू भाइयों की रामनवमी और हनुमान जयंती गई है, उन्होंने बहुत संयम से माना है इसको। जैन लोगों की महावीर जयंती गई है, क्रिश्चियंस की ईस्टर गई है, और अपने मुसलमान भाइयों की ईद भी गई है। और मैं बड़ी खुशी के साथ बोल सकता हूं कि सब ने इसके अंदर में संयम दिखाया है। कुछ जो एक्सेप्शन है उनको मत देखिए, अच्छाई को देखिए। जो अच्छा हुआ है उसको बोलिए। जब हम लोग अच्छी बात बोलेंगे तो उसको करने का जुनून और बढ़ता है। और अगर हम हर चीज़ को
को गलत नज़र से सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे। देश अभी वहाँ नहीं खड़ा है इन बातों के लिए, वक्त पड़ी, हजारों सालों से कुछ मतभेद कुछ लोगों में रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव में रहते भी हैं, क्योंकि हर फिलॉसफी एक दूसरे को चैलेंज करती है और उसमें ग्रोथ होती है। तो अगर वैसे ढंग से चल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर हमें अच्छी बात मिल रही है, अगर हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, अच्छाई को नहीं देखेंगे। मैं एक फैमिली बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, लोगों के मतभेद दूर करने का मैं आपसे एक छोटा सा फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूँ। जब हम लोगों को जाना पड़ता है कई बार परिवारों में पैचअप कराने के लिए, तो हम कैसे पैचअप कराते हैं? किसी एक भाई से मिल रहे हैं, उसको प्रोवोक करते हैं, वो अपने मन की पूरी भड़बड़ी निकाल रहा है, अपने भाई को गाली दे रहा है, सब कुछ बोले जा रहा है, तो फिर हम लोग बीच में अचानक पूछते हैं, अच्छा उसमें कोई अच्छी बात है, उसकी कोई 2-3 अच्छी क्वालिटी है? तो फिर वो बोलता है कि हाँ उसकी ये अच्छी क्वालिटी है। चुपचाप सुनकर मैं जब दूसरे के पास जाता हूं तो पहले उस अच्छी क्वालिटी, उस बात की बात करता हूं, अरे वो तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि मेरे भाई में ये अच्छी क्वालिटी है। फिर उसको प्रोवोक करता हूं कि वो 2 अच्छी बात बोल दे, फिर उसकी सुनकर दूसरे को जाके बोल के आ जाता हूं। जब धीरे धीरे हम लोग ये माहौल लाते हैं, देखिए जब हमारी किस्मत एक कंबाइंड है, हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो अच्छाई देखिए, अच्छी बात करिए। ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कहीं भी किसी भी दुकानदार के यहाँ चले जाएंगे, और सोशल मीडिया पे ये मैसेज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप कहीं कोई गलती होते देख रहे हैं तो उस आदमी को बताइए। सोशल मीडिया में वायरल करने के लालच में आप उस गलती की फोटो खींचकर उस बंदे की रोजी रोटी पर लात मत मारिएगा। कहीं गलती हो रही है उसको सुधारने की चेष्टा जरूर करिएगा, क्योंकि ये गलती करने का अधिकार किसी को नहीं है। एक की गलती की सजा सबको मिलती है, उस पर बोलिएगा जरूर, लेकिन ऐसा काम मत करिएगा कि बिना मतलब किसी को एक सेंसेशनलाइजेशन से दूर हटिए, इसके स्कैंडल से दूर हटिए। ये एक तत्परता जो आ गई है कि मैं सेल्फी जल्दी से खींच लूँ, ये फोटो जल्दी से उठा लूँ और मैं जल्दी से इसको पोस्ट कर दूँ, उससे बचिए, होल्ड बैक करिए, एक दूसरे को सहयोग करिए। हर आदमी वल्नरेबल हो रखा है, तो इस बात को ध्यान रखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ तथ्य मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाने बिना हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए सारी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान में तो 2 लाख केस हो गए, रोज केस बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया में केस बढ़ रहे हैं, केस बढ़ने का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं देख रहा हूँ डेटा, मैं डेटा के बारे में आपको बोल देता हूँ, क्योंकि आज मैं एक्चुअली जूम पर करना चाह रहा था ताकि मैं आपसे प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी इंटरनेट कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फेसबुक पे ही रहता हूँ, और जो भी प्रेजेंटेशन आप में से जो भी मेरे को अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर शेयर करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए या उसमें कोई और वे मेरे को कम्युनिकेट कर दीजिए, तो फिर मैं आपको अपनी वो प्रेजेंटेशन वगैरह शेयर कर लूँगा। मेरे काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट कोरोना के ऊपर किए हुए हैं, 40 दिन पहले भी, 50 दिन पहले भी मैंने किया था, और बहुत ही उसके जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमारी एनालिटिक्स थी, काफ़ी सटीक रही। तो वो भी आपसे मैं शेयर कर लूँगा। लेकिन मैं अभी कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ कि कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि कोरोना के केस गिरने का ट्रेंड है। आज भी दुनिया में कोरोना के केस बढ़ने का ही ट्रेंड है। दुनिया में आज भी रोज 1.25 लाख के आसपास नए केस डिस्कवर हो रहे हैं। लेकिन अच्छाई कहाँ नजर आ रही है कि जहां 10, 7,500, 8,000, 9,000 डेली डेथ के जो डेटा थे, वो आज घटकर 5,000 के नीचे चले गए हैं और नंबर वहाँ गिर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या बात हुआ कि डेथ के नंबर गिर रहे हैं, यही एक अच्छी साइन है। और इसका मतलब है कि जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ऑल्दो कॉन्फिडेंटली कोई भी नहीं बोल पा रहा है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। लोगों की डेथ की रेट धीरे धीरे डाउन हो रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है। सेकेंड में अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो है डेली जो नंबर जो है वो कोई बहुत सब्सटेंशियली 35-40 हज़ार तक जो नंबर टच कर गए थे, वो अभी 25-30 हज़ार के आसपास हैं, 25 हज़ार के आसपास पहुंचे हैं, गिर रहे हैं, पूरे खत्म नहीं हुए। वहां भी अच्छे खास, आप सोचिए 25,000 केस रोज के ऊपर में यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि अब हम लोग पॉजिटिव साइड में चले गए हैं। और हम लोग हिंदुस्तान में जहां पर आज 8,000 केस रोज का मामला है, 138 करोड़ लोगों का देश है, 4 गुना हमारी पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा है। हमारी डेथ की रेट सब्सटेंशियली लो है। आज उनके यहाँ आज की डेट में भी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 1200-1500 डेथ रोज हो रही है। और हमारे यहाँ आज भी 275 एक दिन जंप किया था, लगभग 200-150 के बीच के नंबर्स हैं, जिसमें कोमोर्बिडिटी फैक्टर एक हमेशा कंट्रोवर्शियल फैक्टर है कि लोगों की डेथ किस कारण से हुई। एनीवे मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि इशू इन नंबर्स का नहीं है। वाकई में हिंदुस्तान बहुत अच्छी जगह पर बैठा हुआ है इस मामले में। इसमें और जो सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें एक और तथ्य सामने आ रहा है कि जिसमें एक विंटर का एक समय समर था, टाइम था नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में,
मोर और लेस, उस समय पर वहाँ डेथ रेट भी और केसेस की बढ़ने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। और उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में नंबर्स बहुत कम थे एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। और अभी जो है धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नंबर्स कंट्रोल होने एक्सेप्ट रसिया, जो कि अगेन एक एक्सट्रीम में है, जहाँ का टेम्परेचर ऑन द लोअर साइड है, मतलब काफ़ी रादर लोअर नहीं है, काफ़ी लोअर था पहले, और अब धीरे धीरे एक ऐसी टेम्परेचर में घुस रहा है जहाँ कोरोना जिसको पसंद करता है, ऐसा मतलब एक बिलीफ है। तो इस जगह पर एक सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए कि अगर ऐसी बात है कि टेम्परेचर से उस बात का कोई लिंक है, तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय समर था जब वहाँ पर नंबर थोड़े से हाई थे, तो वहाँ नंबर क्यों ज़्यादा थे? और दूसरी बात कि आज ब्राज़ील के अंदर में नंबर इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर भी मोर और लेस इंडिया से मिलता जुलता सा है। वो हम लोग दोनों सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इक्वेटर लाइन के आसपास वाली कंट्रीज हैं, तो वहाँ क्यों बढ़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया में क्यों बढ़ा था उसमें? तो इसके बारे में ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बढ़ा था उसके पीछे रीजन ये था कि वो एक्सटर्नल एक्सपोजर से बढ़ा था। काफ़ी लोग फॉरेन में के वहाँ आए थे, गए थे, एक क्रूज शिप का भी मैटर था, और धीरे धीरे फिर वो कंट्रोल हो गया। और ऑस्ट्रेलिया में डेथ रेट बहुत कम थी, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि अगर कोरोना को टेम्परेचर उसके मन मुताबिक नहीं मिलता है तो वो हार्म उतना नहीं कर पाती है, वो डेथ को उतना कोज नहीं कर पाती है। वो कहीं ना कहीं एक माइल्ड लेवल पे हिट करके, एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु आर वेरी वल्नरेबल, वो बाकी जगह पर। और ये बात हम लोग जितना डेटा में मैंने घुस के देखा है तो मोर और लेस ये एस्टेब्लिश होती है। ऑल्दो इसको विथ प्रूफ कहना बड़ा वो जिनका काम है वो करेंगे, लेकिन हम लोग कॉमन सेंसिकल वे में या डेटा एनालिटिक्स के वे में जो बोल पाते हैं वो बात यही है। और ब्राजील में केस इतना बढ़ने का पीछे रीजन ये है, और उसमें एक लेसन हम सबों को जो मंदिर खुल रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना चाहिए कि ब्राजील में जो है कैथोलिक कम्युनिटी बहुत ऑर्थोडॉक्स है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो भी उस चीज़ को बहुत पकड़ कर बैठे रहे कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी इकोनॉमी देखूंगा। और वो जो कैथलिक्स थे दे वेर वेरी विलिंग ओनली, कि वो बहुत रिलक्टेंट थे कि भाई चर्च को बंद नहीं होने देंगे। तो कोरोना का एक कैरेक्टर सामने आ रहा है कि आप जब इससे एक्सपोज, इस बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको 10-12 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात मैं बताना चाहता हूं, और इसको आप देख पाएंगे। मैंने जो रिसर्च किया था इससे पहले, मैंने 7 केस स्टडी की थी। 6 ऐसे केसेस थे जिसमें खूब हल्ला मचा कि इनके चलते तो काफ़ी लोगों में, एक वो सिंगर थी कनिका कपूर, एक वो पिज़्ज़ा वाला पर्सन था, इस तरह के कई केसेस मैंने जो नामी केस थे जिसमें, लेकिन हम लोगों ने पाया कि वो लोग एक भी आदमी को इन्फेक्ट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ एक जमात का मैटर आया जिसमें काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो लोग किसी को नहीं कर पाए? तो एक और मैटर जो कि सब्जेक्ट टू साइंटिफिक रिसर्च है अभी, लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें काफ़ी तथ्य हैं कि जब हम किसी से बहुत कैजुअल एक्सपोज्ड होते हैं ना, कि 5 मिनट में 10 मिनट में उससे मिले और फिर हम चले गए, और बहुत कम हमारा इंटेक रहा कोरोना का वायरस का, तो उसकी हिट करने की रेट स्लो रहती है। और वो शायद आप में अगर कोमोर्बिडिटी नहीं है, अदर फैक्टर्स, ओबेसिटी या अदर फैक्टर्स नहीं है, तो आप माइल्ड अटैक के साथ में शायद बच जाते हो। देयर है जब आप मोर देन 10-20 मिनट्स 30 मिनट्स एक क्लोज इन्वायरमेंट में मल्टीपल लोगों से, जिसको वायरस लोड बोलते हैं, अगर आपको बहुत हैवी वायरस लोड अंदर जाता है तो फिर आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिजीज काफ़ी हाई रहती है और आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और ये फैक्ट मतलब मैंने स्टडी किया है, अभी ये अगेन रिसर्च चल रहे हैं इन सब की चीज़ों के ऊपर में, पर इससे हमारी जो टेक अवे क्या है? हमारी टेक अवे ये है कि हम किसी भी नई जगह जाएं, ज़्यादा फिजिकल मीटिंग्स ना करें, जहाँ तक हो शॉर्ट रखें मीटिंग को, भीड़ में ना जाएं। भीड़ में और भी फैक्टर हैं कि जब 2 आदमी मिलते हैं तो उनके बीच में एक चेन काम करती है, 3 आदमी मिलते हैं तो 3 चेन काम करती है, A to B, B to C और C to A। 4 आदमी मिलते हैं तो ये चेन बढ़ जाती है, ये 6 में कन्वर्ट हो जाती है, A to B, B to C, C to D, D to E, D to A और A to C और B to D। तो 5 होते ही और एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ज़्यादा लोग होना, जैसे नेटवर्क का पावर हम लोग मार्केटिंग में बोलते हैं कि जितना बड़ा नेटवर्क होता है एक दूसरे को बेनिफिट देता है, यहाँ वो रिवर्स है। आप अगर बड़े ग्रुप में है, कोई शादी ब्याह के माहौल में है, सब्जी बाजार के अंदर में और काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, तो उन सारे लोगों की इन्फेक्ट होने की पॉसिबिलिटी एक्सपोनेंशियली हाई हो जाती है। दूसरा फैक्टर क्या हो जाता है कि ये पूरा लोड सिस्टम के ऊपर भी बहुत हैवी होता है। ये लोग ज़्यादा लोग जब इन्फेक्टेड ज़्यादा अलग अलग जगह के होते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, कोरिया में, साउथ कोरिया में एक आदमी के चलते कितने ज़्यादा लोग, एक रिलीजियस माहौल के अंदर में वो आदमी चला गया था और उसने इन्फेक्ट किया और उसके बाद कितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए थे। तो ध्यान रखिएगा
कि जब भी क्राउड है कहीं पर, और तो क्राउड से बचिए, सब्जी बाजार जैसे है। सब्जी बाजार एक बहुत खतरनाक जगह है। अहमदाबाद में, चेन्नई में मेरे को खबर मिली कि वहाँ सबसे ज़्यादा फैलाने वाले लोग सब्जी बाजार के लोग थे। तो आप ऐसी जगह से बचेंगे और वहाँ कम से कम जाएंगे, उसको करने का सिस्टम बढ़िया डेवलप कर लेंगे कि आपने अपने सब्जी वाले को बोल दिया है फ़ोन पर, क्वालिटी के चक्कर में अभी मत फंसिए, वो पैक करके रखा हुआ, आप गए, आपने उससे एकदम सिस्टमेटिकली लिया और चुपचाप निकल आए। किसी भी क्लोज जगह में, बंद जगह में, जहाँ पर हवा सर्कुलेट नहीं कर रही, आप अपनी ऑफिस खोलने वाले हैं तो वहाँ भीड़ को वेंटिलेट करिए, थोड़ी गर्मी को बर्दाश्त कर लीजिए। कोरोना को गर्मी पसंद नहीं है, तो ऐसे भी वो एक तरह से वो कर देगा, सैनिटाइज कर देगा और रिस्क डाइल्यूट हो जाएगी। अगर अटैक भी होगा तो माइल्ड होगा। ऐसे कई फैक्टर हैं। मैंने क्या बोला कि मैं इन बातों को श्योरिटी से साइंटिफिकली नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से, अपने कॉमन सेंस से और जो बिहेवियर पैटर्न देख रहा हूँ इस डिजीज का, उसके हिसाब से बोल सकता हूँ कि आप अगर क्राउड से बचते हैं, आप किसी भी आदमी से मिलने की टाइम को रिड्यूस कर देते हैं, तो वो आदमी अगर कोरोना से संक्रमित भी है, फिर आप मास्क लगाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, तो मिला जुला कर आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ब्राज़ील में यही हुआ था कि चूंकि वो चर्चों में जा जाकर भीड़ लगा कर उन्होंने एक दूसरे को, कोरोना चेन से जाता है, चेन से बनता है। उसके दो फैक्टर बोले जाते हैं, एक है कम्युनल स्प्रेड, जो स्टेज 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं, और एक ह्यूमन टू ह्यूमन जो है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जब फॉरेन से लोग आए तो ह्यूमन टू ह्यूमन में, इंडिया में मेरे को पता नहीं, एकदम कहीं पर भी ये नहीं जमता है कि कम्युनल स्प्रेड का कोई भी मैटर स्टेज 3 का दूर दूर तक है। 138 करोड़ देश है के लोगों का देश है। हमने ऐसी कोई गलती बाकी नहीं छोड़ी। जो कोरोना की अगर लिस्ट बनाई जाए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो हमने लाइन से वो सारे काम कर दिए। और लंबे आप उठाकर देख लो, शुरू से जब लोगों को अंदर देश में आने का था, उस समय का प्रोटोकॉल टेस्टिंग का नेचुरली एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है। वो लोग निकल गए, चारों तरफ फैल गए, और भी लोग अलग अलग परिस्थिति में, सामाजिक माहौल में लोगों ने मिले हैं। जो खासकर जो माइग्रेशन का जो काम हुआ है, लोग रोड पर इतने सारे आ गए, तो कितने तरह की कितनी चीज़ें हुई। लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना को बहुत तकलीफ हो रही है फैलने में, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है फैलने में। इसका मतलब क्या है कि इसका अटैक इंडिया में माइल्ड है और इसकी फैलाने की कैपेसिटी भी कम है। तो ये हमारी पॉजिटिव साइड है, लेकिन उसकी हमारी निगेटिव साइड भी है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। मैंने जैसे डेटा की बात की कि ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होता है, तो कुछ हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, जो लोग बहुत एकदम कोजी जगह पर एकदम क्रैम्ड वे में रहते हैं, जो कि स्लम्स वगैरह में देखने में आ रहा है, तो वो कितना भी कर लेंगे आइसोलेट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो वो फैलने का एक रीजन बना हुआ है, और यही हमारी समस्या है। हिंदुस्तान के गाँव में कोरोना नहीं फैल रहा। मैं आपसे एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और उससे आपको ये समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम का फ्यूचर डायरेक्शन क्या सॉल्व करने का हो सकता है। हिंदुस्तान के लगभग 9 शहर ऐसे हैं, लगभग क्या 9 शहर ऐसे हैं जहां 60% केस हैं हमारे, अभी लगभग 60% केस हैं हमारे। तो अगर इन 9 शहर को ढंग से मैनेज कर दिया जाए, और बाकी जो केस है ना वो इतने स्कैटर्ड हैं कि वो एक, और जागरूक भी हो गया, अवेयरनेस बढ़ गई है। 500 के केस में रिस्क क्यों था? क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। आज 2 लाख के केस में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है कि अगर इससे भी ये 9 शहर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, थाना, पुणे, इंदौर, कोलकाता एंड हावड़ा एंड हैदराबाद, ये वो शहर हैं जिनके अंदर में हमारे 60% केस हैं, और इन शहर के अंदर में हमारी लगभग 70% से ऊपर डेथ है। तो अगर ये 7 शहर को कंट्रोल कर, और बाकी जो शहर थे जयपुर, सूरत, जोधपुर, औरंगाबाद, भोपाल या नासिक, इनमें धीरे धीरे नंबर्स कम हो रहे हैं, यहाँ कंट्रोल में आ रहा है, तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 9 शहर के लोगों को वो बिहेव नहीं करना है जो सारे देश के लोग कर रहे हैं। इनको अपनी सुरक्षा करनी है, सब ध्यान रखना है, संभल कर चलना है, मान कर चलना है। मतलब मैं तो बोलूँगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट यही होना चाहिए कि मैं घर से बाहर क्यों निकलूँ, मेरा सीनियर स्टाफ या कोई भी स्टाफ है वो क्यों आए। अगर फिर आप वहाँ से आगे बढ़िए कि नहीं मेरे बिजनेस का नेचर है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी वो भी बात अपने करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, कोरोना का बंद होना यूनिफॉर्म था, खुलना यूनिफॉर्म नहीं होगा। आपको वेरिएबल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। तो ये जो मैं बात बोल रहा था आपसे कि ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में मात्र 25-30% डेथ हुई हैं, जो इन 7-8 शहरों की बात छोड़ दे तो इसका मतलब हम लोगों अगर वहाँ पर कारपेट बॉम्बिंग स्ट्रेटेजीज करें और बाकी जगह ओपन अप होकर धीरे धीरे। लेकिन एक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर और क्रिटिकल फैक्टर है
कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा रेड जोन है, ये जो शहर है, हिंदुस्तान की नर्व सेंटर भी यही है, हिंदुस्तान की सारी इकोनॉमी यहीं केंद्रित है। तो ये जब तक ओपन अप नहीं होते हैं ढंग से, और यहाँ पर जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं होता है, तब तक देश की इकोनॉमी जो है ना, वो रगड़ खाकर ही चलने वाली है, वो फुल फोर्स में आ ही नहीं सकती है। तो ये अगर प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है तो इन जगहों पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात बाद में करेंगे। लेकिन ये बात मैं कुछ आपसे, जैसे मैंने बोला था ना कि आपको कुछ फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, स्टेट वाइज भी देखें तो बहुत क्लियर है कि कुछ खास जगह पर ही बात है। और जो मैं कॉन्फिडेंस देता हूं, बार बार मेरे को जो कॉन्फिडेंस देता है डेटा, जिसको लेकर मैंने टेबल ऑफ होप बोलकर मेरी फेसबुक के ऊपर में भी ये 12 अप्रैल से मैंने एक रिपोर्ट जारी की थी, और वो आज मैं देखता हूं गवर्नमेंट में भी वो बातों का कई ढंग से जिक्र आता है कि टॉप 10 कंट्रीज में जितनी पॉपुलेशन है उनके हिसाब से जो केस का रेशियो है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा डेटा शेयर करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केस की बात करते हैं अपने, क्योंकि एक्टिव केस ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर इन कुछ 9 कंट्रीज में 18,80,000 है, अगर इन जगह पर 18,80,000 है, तो हिंदुस्तान में 86, मैं एक्टिव केस बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं टोटल केस नहीं बनाऊँ, क्योंकि जो टोटल केस थे उसमें एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया है, जो इस बात का साइन दे रहा है कि वर्ल्ड साइड एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर चुका है, कि पूरी दुनिया में कल आज मिलाकर एक ऐसी सिचुएशन आई है कि जितने टोटल केस हैं उसके 50% ही एक्टिव केस हैं, और उससे धीरे धीरे नंबर अब कम होंगे। और ये बात हिंदुस्तान के लिए भी लागू हो रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान में अगर टोटल 1,73,000 के आसपास टोटल केस थे, तो एक्टिव केस जो है वो 86,000 ही है। तो 1,73,000 में 86 आप समझ सकते हैं कितना है। तो 50% केस ही अब हमारे एक्टिव है, और ये नंबर धीरे धीरे एक्टिव का परसेंटेज डाउन होगा और वो नंबर बढ़ेंगे। तो इनको ध्यान में रखकर जो सॉल्यूशन है, हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है, ये सब डेटा आजकल बहुत फ्लोट हो रहे हैं, मैं इस पर भी टाइम नहीं लगाऊंगा। वैसे ये फैक्ट्स कुछ बैक ऑफ माइंड रखिएगा कि, लेकिन एक बात और जो सामने आ रही है कि लोग बोल रहे थे कि टेस्ट कम हो रहे हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं, तो टेस्ट का रीजन है कि टेस्ट जब बढ़ेंगे तो इंडिया के केस भी बढ़ जाएंगे। तो उस पर एक बात का ध्यान रखिए जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मैं उसी को वॉच कर रहा हूँ कि ये मेरे को अभी साइन नहीं दे रहा है, जो मैं तलाश रहा हूँ पॉजिटिविटी को बहुत कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए। जब हिंदुस्तान में लगभग 50,000 केस थे, टेस्ट हुआ करते थे, तो 3% के आसपास की सक्सेस रेट थी, यानी लगभग 1,500 नए केस रोज डिस्कवर हो रहे थे। हम मान सकते हैं कि जब केस टेस्ट बहुत कंजर्वेटिवली किया जा रहा है, तो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, सिर्फ उन केसेज में उसको किया जा रहा है जहाँ प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इसका मतलब उसमें तो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग पा क्या रहे हैं कि जब 1 लाख के ऊपर में टेस्टिंग हो रही है, अभी आपके पास भी ये डेटा रोज रोज आते होंगे, तो 3% की सक्सेस रेट जब थी, तो उस हिसाब से 3,000 केस ही रोज मिलने चाहिए। यहाँ पर हो उल्टा रहा, हम लोग 8,000 केस पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब न सिर्फ नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ने के कारण तो वो 3,000 ही होना चाहिए, तो ये 5,000 क्या हो रहा है? इसका मतलब ये 5,000 एडिशनल केस की इन्फेक्शन की रेट है बढ़ने की। तो ये एक निगेटिव साइन है जिसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूं कि जहां से ये स्टेबल हो जाएंगे, जब टेस्ट टू न्यू केस का रेशियो स्टेबल हो जाएगा, तब इसका मतलब होगा कि हम लोग वहां से एक पॉजिटिव साइड में मूव करने की तैयारी में आ गए हैं। तो क्योंकि ये बातें बहुत जगह पर बहुत कैजुअली बोल दी जाती है कि टेस्ट बढ़ रहे हैं तो इसलिए नंबर बढ़ रहे हैं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं। नंबर ऑफ केसेस टेस्ट की जो है वो पहले जो परसेंटेज थी टेस्ट की सक्सेस की, वो धीरे धीरे जो पहले बोला जाता था 27 आदमी में इंडिया में एक ही केस मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, वो 10 आदमी में मिलने लगे हैं। तो ये एक साइन है जिसको कि जो भी डेटा को समझते हैं, और मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा जैसा मैंने बोला है, तो वो आप उसको जान पाएंगे। तो ये सब कुछ बातें बैक ऑफ द माइंड रखिए कि कुछ भी नहीं सरकार ने अनाउंस कर दिया है, क्योंकि ये करना जरूरी था। इकोनॉमी का पेन बहुत डीप रहता है और बहुत लंबा रहता है, और इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, और ये जो लाइफ की जो चिंता थी उसको बेटर मैनेज करने की गवर्नमेंट की कैपेसिटी आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अभी हमारी लिमिटेशंस हैं। मैंने अपने जब इसके मैसेज आपको मिला होगा तो मैंने एक बात लिखी होगी आपसे कि अभी तो एक ऐसा वक्त आ गया है कि कुछ भी बोल लो उसका उल्टा भी सही है। तो इसमें मेरे को टॉम पीटर के एक बहुत अच्छी एक बात उन्होंने बोली थी कि अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं? अनसर्टेनिटी उसको बोलते हैं कि वी डोंट नो व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल, कि हम नहीं जानते, इतना अनसर्टेन हो गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल कब होने वाली है। और एक दूसरी चीज़ होती है एम्बिग्विटी जिसको बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि हमको ये पता ही नहीं कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है। इनफैक्ट अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना उसमें, और एम्बिग्विटी आदमी को बहुत कंफ्यूज रखती है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता कि ये करे कि नहीं करे कि क्या करे, और इन डिसीजन से खराब कुछ नहीं होता है। तो
अभी जो ये दुनिया है इसमें आप हम हर आदमी बिजनेसमैन के लिए तो एकदम ये एम्बिग्विटी उसको परेशान करके रखने वाली है। कॉम्प्लेक्सिटी, भूखा बोलकर एक वर्ड है, वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। भूखा में भी एम्बिग्विटी का फैक्टर अभी बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है और ये इसके लिए एक बहुत मैच्योर्ड माइंड चाहिए। वो सिंगल ट्रैक माइंड इसमें काम नहीं करता है। इसमें दरकार पड़ती है जब आप कंट्राडिक्टिंग डिसीजंस ले पाएं कि अभी मेरे को ये है तो आज मैंने ये कर लिया, कल मैं तुरंत पलटी मार सकूं। आप जब रिजिड नहीं रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, एजाइल रहेंगे, तब आप एम्बिग्विटी को हैंडल कर पाते हैं। और ये फैक्टर को हर आदमी मतलब इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है। और मैं खाली एक एग्जांपल दूंगा, आज गवर्नमेंट को ही ले तो अभी और एक्सटेंड करें कि ओपन अप कर दें, एम्बिगुअस सिचुएशन है। आज एक पुलिस को ले लें कि इतनी बड़ी भीड़ लगी है, ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं रूल, तो मैं रूल को लेके आऊं या ह्यूमन एंगल से देखूं कि इनको डंडा में क्यों मारूं यार, कितना मारूं, ये एक लाचार लोग हैं, बेबस लोग हैं। तो वो कानून को देखेगा कि ह्यूमैनिटी को देखेगा, वो फंसा पड़ा है उसके अंदर में। एक बिजनेसमैन भी वही सोचता है कि यार मैं फैक्ट्री को चालू तो कर लूंगा, माल बेचूंगा नहीं, पर अभी चालू नहीं करूंगा तो कब चालू करूंगा, सप्लाई चेन की लास्ट पॉइंट तक कब स्मूथ होगी कि नहीं होगी, मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। कितना कंफ्यूजन है। और एक एम्प्लॉय को लें तो वो जॉब का क्या आने वाला है, होने वाला कि नहीं वाला है, सैलरी घट रही है, ये कंपनी ठीक है कि खराब है, तो दूसरे अल्टरनेटिव क्या है कि नहीं है, तो मेरी कंपनी को ही मैं देखूं कि क्या करूं। और ऑफिस जाना है नहीं जाना है, चॉइसेस के इश्यूज आके खड़े हो जाते हैं। माइग्रेंट वर्कर यहाँ रुके रहें कि चले जाएं, रुके रहें कि चले जाएं, गांव जाएं कि यहाँ रहें, यहाँ पर काम है, कल वापस कैसे आएंगे। मेरे रिश्तेदार हैं, सूरत में रहते हैं, उनका पोता जो है सिंगापुर में पढ़ता है। उनका फ़ोन आया कि राजेश बहुत कन्फ्यूजन है, सिंगापुर में छुट्टी हो गई है 2 महीने की और उसके बाद में वो वहाँ है, अभी फ़्लाइटें शुरू हुई है, तो मैं उसको वापस बुला लूँ क्या। तो मैंने उनको बोला था कि उसकी क्लास कब वापस शुरू होगी, तो उन्होंने बोला 2 महीने बाद शुरू हो जाएगी। फिर मैंने पूछा कि उसको वहाँ कोई रिस्क है, कोई डर है, बोला नहीं डर नहीं है। तो मैं बोला देखो आप वो आ जाएगा ना, उसका वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये आप ध्यान रख लेना। तो अगर वो सेफ है सब कुछ और 2 महीने बाद उसकी क्लास शुरू है तो उसके करियर का सवाल है ना, 1 साल खराब हो जाएगा। तो आप उस इमोशन को छोड़ दो। मेरा भी लड़का न्यूयॉर्क में रहता है, हाईएस्ट जहाँ पर केस वहाँ रहता है, पर वो सेफ है, साउंड है, अपनी जो पूरी सावधानी करता है। तो ये सब चीज़ों को कैसे देखें, क्या करें, कहाँ क्या करना उचित रहेगा, इन सब चीज़ों में हम लोग बहुत परेशान हैं। और एक तरफ करेज है, एक तरफ फियर है, और आदमी इन दोनों के बीच झूलता रहता है। एक दिन पॉजिटिव मैसेज आ जाता है तो बहुत हिम्मत का मैं खुद अपनी बात करता हूँ, ये हम और आप सब एक ही जैसे हैं कि एक दिन अचानक लगता है कि यहाँ हिम्मत करना पड़ेगा, चलो ये करते हैं, वो करते हैं, फिर दूसरी जगह पर फिर अचानक दूसरा दिन वो एक डर वाला आ जाता है और इसके बीच में हम झूलते रहते हैं। तो ये डर को स्वीकार करिए, सिस्टम से दूर करिए। आज आपके ट्रेड में अगर दुकानें खुल जाएंगी, आपका बिजनेस शुरू हो जाएंगे, आप अपने आप को कहाँ तक बचा पाएंगे, आपको भी शुरू करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। और देखिए सरकार ने आपको बहुत अच्छे से इशारा कर दिया है कि वर्क फ्रॉम होम इज ए प्रेफर्ड थिंग, एकदम क्लियर बोल दिया है। आप समझ लीजिए कि बाहर में एक साथ जब इतना बड़ा एक चरण होगा, अचानक से इतने सारे लोग, सब कुछ बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म मोर और लेस एडवाइजरी लेवल पे चले गए हैं, वो क्रिमिनल लेवल पे तो रहे नहीं है। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि अब 5 ही आदमी को आपको ऑफिस में बुलाना, आप फुल फोर्स के साथ आप अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, आप अपनी ऑफिस शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ की टाइप की सिचुएशन आने वाली है। मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप आने वाली जो टाइम है ना, शुरुआत के 1 सप्ताह और 10 दिन, इन 1 सप्ताह और 10 दिन के अंदर में इस बात की तैयारी कर लीजिए कि 10 दिन बाद हठात वापस बंद हो जाएगा, तो मेरे को डैमेज कम से कम होना चाहिए, मेरा सिस्टम ऐसा सेट हो जाना चाहिए कि जिसके अंदर में फिर मैं आराम से चला सकूं। इसको पहले फोकस बनाइएगा। आप कोरोना को लाइट मत लीजिए। अभी कोरोना मौजूद है और इंडिया में अभी तक ट्रेंड उसकी अपवार्ड वाली है, ऑल्दो बहुत दुनिया की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अभी तक वो टर्निंग पॉइंट जो कर्व में है वो आया नहीं है। और जैसा कि सभी बोल रहे हैं कि आने वाले 2 महीने के अंदर में इंडिया में पीक आएगी और 15 दिन की डबल की रेट होती है। 15 दिन अभी जो चल रही है, अगर 15 दिन में डबल का रेट का मतलब आप समझते हैं, हम लोग एंड ऑफ मई में खड़े हैं और मिड ऑफ जुलाई की बात कर लेते हैं, पूरा एंड ऑफ जुलाई तक नहीं जाते हैं, एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं। सब बोलते हैं जुलाई में पीक आएगा, तो स्टार्टिंग में आएगा कि एंड में आएगा, इसको छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग मिडिल में ले लेते हैं। मिडिल में लेने का मतलब क्या हो गया कि आज से 15 दिन बाद डबल, 1 महीने बाद 4 गुना और 1.5 महीने बाद 8 गुना। उसका अर्थ समझते हैं आप? आज जितने केस हैं, आज अगर हमारे पास में लगभग 90,000 एक्टिव केस हैं, तो उसके बाद में 2, 4, 8 गुना,
तो 7,20,000 केस एक्टिव, 90,000 केस में डिस्पाइट बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज को रैंप अप किया गया, चारों तरफ एक्स्ट्रा बेड वगैरह सब क्रिएट किए गए हैं। तो 7,20,000 केस के अंदर में हमारा सिस्टम, जो कि एक वर्षों की एक वो है, लिगेसी है, वो आज की क्रिएशन नहीं है। किसी को ब्लेम मत करिए, ब्लेम में मत फंसिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बात करिए, एनकरेज करिए जो लोग काम कर रहे हैं। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कि किस ढंग से एक डॉक्टर तैयार होकर उस वार्ड के अंदर में जाता है। हमको उस पेन को समझना पड़ेगा कि हम अगर एक आदमी कम कर देते तो उनको उतना पेन कम लगेगा। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखते हुए, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। कोई कुछ भी बोल ले, आप होटलों को लेकर रूम क्रिएट कर देंगे, आप पीपी वगैरह सब कुछ क्रिएट हो जाएगी, आप लो लेवल पे स्टाफ भी ले आएंगे, मेडिकल स्टाफ में आप वॉलेंटियर्स को ले आएंगे, बट एक्सपर्ट स्टाफ का आप क्या करेंगे? आपके पास एक्सपर्ट स्टाफ, डॉक्टर्स या जो वेंटिलेटर को चलाने वाले स्पेशलिस्ट हैं, ये वेंटिलेटर इटसेल्फ, ये सब बहुत बड़ी बोटलनेक्स है। इतने बड़े नंबर को हैंडल होना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो उस समय जो फिर वो सोशल मीडिया पे जिस ढंग की फोटो हम देखने वाले हैं ना, मैं आपको एडवांस में वार्निंग दे रहा हूँ, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि वो फोटो को आप एंटीसिपेट कर लीजिए, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़िया से मैनेज कर लीजिए कि आप जब बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आप बढ़ते हुए नंबर में जा रहे हैं। जो गिरावट आने वाली है वो उस पहाड़ की चोटी के पार है, वो इस तरफ नहीं है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को अगर ठीक रखेंगे तो आप अपने बिजनेस को, क्योंकि उस समय मोरल्स डाउन होंगे, आपकी एकदम लिंपिंग फीलिंग आ जाएगी, आप सडनली लगेगा, नी जर्क रिएक्शंस होने लगेंगे आपको। जब इतने नंबर बढ़ने वाले हैं, कहाँ बढ़ने वाले हैं? ये नंबर ज़्यादातर वहीं बढ़ने वाले हैं जहाँ ये ऑलरेडी हाई है। मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो 8, 9, 10 शहर हैं, ये नंबर यहीं पर बढ़ने वाले हैं। ये आपके अड़ोस में, पड़ोस में दिखने वाले हैं। गॉड फॉरबिड, हो सकता हो आपके अपने घर में दिख जाए। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि ऐसा होने वाला है, और बस जो डेथ के नंबर है वो कंट्रोल में रहें। मैनेजमेंट का तरीका कैसे हो, क्या हो, उस पर छोटी सी बात मैं बाद में करूंगा। तो हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को एक्सपेक्ट करिए। अब मैं नट सेल में आपको कोरोना को लेकर कुछ बातें, जो मेरा चूंकि रिसर्च किया हुआ है, और बहुत तरह की भ्रांतियां, बहुत तरह की बात आती है। कोई बोल देता है कि गर्म पानी पीने से क्या होगा, ज़्यादा पैसा भी करना पड़ेगा। इनमें मत उलझिए, कुछ चीज़ों को कॉमन सेंस से लेते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। ये मैं कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ कि धीरे धीरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पहले से बेटर हो गया है, और हम लोग बेहतर ढंग से इसको हैंडल कर रहे हैं। और गॉड विलिंग ये बहुत जल्दी कोरोना की जो दवा आएगी। अभी वैक्सीन के बारे में तो भूल जाइए, वैक्सीन ऐसे नहीं आती। वैक्सीन अगर निकल भी जाएगी, वैक्सीन देनी किसको पड़ेगी? वैक्सीन हेल्दी लोगों को देनी पड़ती है। तो आप और मैं जब ये पता रहेगा, अरे इसका साइड इफेक्ट ही नहीं पता, अभी इसका पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कल जाकर सीधे वैक्सीन लेने नहीं जाएंगे। हेल्दी आदमी वैक्सीन लेने नहीं जाएगा अभी। तो वो उसको तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर में कि कोई ना कोई दवा आ जाएगी, वो उसको ठीक कर देगी। फिर कैसा नेचुरल हो जाएगा कि भाई अगर हो गया तो ये दवा खा लो, 5 दिन में ठीक हो जाता है, तब हम लोग लाइफ को नॉर्मल लेने लगेंगे। तो ये ऐसा ही होने वाला है। तो देखिए, कोरोना के बारे में कुछ 5-10 बातें मैं बताना चाहूँगा, और कि कोरोना एक डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली आपका कुछ नहीं कर सकता है, कुछ हार्मलेस चीज़ है। अगर आप उसको छोड़ दीजिए और उससे कुछ आप अपनी तरफ से कुछ मत करिए, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 बातें हैं कि एक तो वो डिपेंडेंट है, दूसरी उसकी सेल्फ लाइफ है, उसकी एक उम्र है, और आउटसाइड ह्यूमन बॉडी तो उसकी उम्र बहुत ही कम है। वो डिपेंड ऑन क्या सरफेस, आप ये सब जानते हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा कि 2-3 घंटे से लेकर 2-3 दिन तक के दरमियान के बीच में उसका काम सलट जाता है। तो एक तो ये बात को याद रखिए कि कोरोना आपकी बाहर में उसकी एक उम्र है, दूसरा वो डिपेंडेंट है। कैसे कैसे डिपेंडेंट है उस पर हम बात करेंगे। एक और चीज़ को समझ लीजिए कि कोरोना एक वायरस है, वो एक बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया जीवाणु होता है, और कोरोना वायरस जो होता है वो विषाणु होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी जगह मैं सुनता हूं कि वो एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट कर देना, सैनिटाइज करने में उस ढंग की माइंडसेट को ले आना, और ऐसी थॉट प्रोसेस चलती रहती है। वो कोई काम नहीं करता उसके ऊपर में, अनलेस कि वो प्रूवन हो कि वो उसके अंदर में पेनिट्रेट कर पा रहा है। जैसे साबुन के बारे में बहुत वेल स्टेब्लिश्ड है कि साबुन उसको डाइल्यूट कर देता है। तो साबुन का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन बाकी अननेसेसरी के केमिकल जो आपको खुद को हार्म कर सकते हैं, उनके चक्कर में मत फंसिए। केमिकल, कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैन लोगों के लिए एक राहत की बात है, ऑल्दो हम लोग तो देखिए एक इंद्री किसी को भी मान लेते हैं, पर डॉक्टरों की जो व्यू है वो यही है कि कोरोना एक विषाणु है, वो जीवाणु नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है जिंदा रहने के लिए।
तो ये क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, एकदम डिपेंडेंट है ये। और आप अगर इसकी इस डिपेंडेंस को पकड़ लेंगे ना तो कोरोना को आप डील करके निकल जाएंगे। कि ये टोटल डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो उसको नई बॉडी अगर नहीं दी जाए ना तो जिस बॉडी में घुसा वहाँ वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो उसका करना है वहीं पर उसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग नई बॉडी ना दें, इसका लॉकडाउन का मकसद भी यही था। अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ें ऐसी हो गई, कुछ हमारी सोशल परिस्थिति, इकोनॉमिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिसके चलते ये थोड़ा बहुत भी चल रहा है। कुछ हमारे एक्सटर्नल थ्रेट भी हैं, बाहर की कंट्रीज जो हैं वो एक थ्रेट हैं। तो हमारी बाउंड्रीज जो बॉर्डर जो है बहुत स्ट्रांगली सील रहने पड़ेंगे, ताकि कोई उनको कोई भाई एक जो सुसाइडल माइंड के लोग हैं, टेररिस्ट वगैरह, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो आपके यहाँ के प्लांट होके, उनके लिए बहुत सस्ता सौदा है। क्योंकि अगर यंग आदमी है तो उसको मरना नहीं है और वो आके आपको परेशान करके चला जाएगा। तो ये सब चीज़ों को तो नई बॉडी ना मिले, और ये अपने आप 1 मिलीमीटर भी नहीं हिल सकता है। अपने आप 1 मिलीमीटर भी कोरोना हिल नहीं सकता है। इसको हवा चाहिए या टच चाहिए, या तो ह्यूमन बीइंग इसको मूव कराएंगे या हवा इसको मूव कराएगी। इस बात को एकदम क्लियर रखिए कि अगर वो यहाँ आकर पड़ा है तो वो अपने आप नहीं जाएगा, वो ऐसे चल के नहीं जाता, वो कोई टारगेट लेके नहीं घूम रहा है दुनिया में कि मेरे को आदमी को खोजना। उसका अपना कोई गोल नहीं है। हमारी गलतियां हैं, उसका कोई गोल नहीं है। और उसके नेचर को, कैरेक्टर को अगर हम समझ लें, अपने आप को समझ लें कि मेरी क्या वल्नरेबिलिटी है, मेरी ये एज है, मेरे ये बीमारी है, तो मेरी रिस्क फैक्टर कितनी हाई है, तो उसमें जो तो वो आपकी उस नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप ओबेस हैं, मोटे हैं, आपका रिस्क ज़्यादा है। अगर आप कोई कोमोर्बिडिटी, आप में कोई और बीमारी है ऐसी, तो आपका रिस्क ज़्यादा है। और आपकी एज अगर ज़्यादा है तो बाई नेचर जो एज ज़्यादा होती है तो आदमी की जो इम्यूनिटी वो डाउन हो जाती है, तो उसमें आपका रिस्क ज़्यादा है। अगर आप इतनी बातों को जान लेते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करने से आपको आसान हो जाता है उसके बाद में किसी भी चीज़ को। कोरोना मल्टीप्लायर है, वो एक 10 का फैक्टर है। अगर आप 0 पे खड़े रहेंगे कि आपने इन किसी चीज़ों को, देखिए इसका फ़ायदा उठाइए ना। मैं तो बोलता हूँ कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। आपकी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, आपकी जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, इन सब को आप करिए। इस पीरियड में इनको एकदम कंट्रोल करने का टारगेट कर लीजिए। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। भगवान करे ऐसा हो कि आप एक वक्त के बाद बोल पाएंगे अरे कोरोना आया, उसने मेरी उम्र 5 साल बढ़ा दी। आप इसको इतना पॉजिटिवली लीजिए ना, एकदम उस कार्यक्रम में लगे रहिए कि खाने पीने का लालच छोड़िए। जो भी इतना बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो कोरोना आपको हार्म नहीं कर पाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी लापरवाही के ऊपर में। कोरोना हवा के ऊपर डिपेंड करता है, कोरोना डिपेंड करता है फेवरेबल वेदर कंडीशन के ऊपर में। तो आप बहुत ज़्यादा चिल्ड वेदर में मत रहिए। एसी उसी है भी अगर, तो आप उसको 25, 26, 27 के ऊपर रखिए। जहाँ तक हो मोटे मोटी दिन में 4 बार 8 बार घर की खिड़कियों को खोलिए, गर्मी आने दीजिए, झेलिए उसको। सैनिटाइज कर रही है गर्मी आपके घर को, उसको वैसा इस्तेमाल करिए। धूप में निकल जाए, कितना भी आप पढ़ते रहिए ना मैसेज कि धूप में निकलने से कोरोना खत्म नहीं होता है, गर्म पानी पीने से कोरोना खत्म नहीं होता है, किसी बात में ये हार्मलेस एक्सरसाइजेज है। मैं आपको मेडिकल के अगेंस्ट में कोई एडवाइस नहीं दे सकता, मेरा राइट नहीं बनता है। लेकिन जो चीज़ हार्मलेस है और जो हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का भी पार्ट है। जब मैंने जितने लोगों से बातचीत की, आपने भी देखा होगा कि जो भी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्या किया जा रहा है, तो बोले गर्म पानी पिला रहे हैं, तो आप भी पी लीजिए। तो जब इतनी बात क्लियर है कि जो चीज़ हार्मलेस है उसको कर लीजिए। कुछ लोग कुछ और चीज़ों को, ब्लीच को पी जा रहे हैं, वो नहीं करना है। जो हार्मफुल है उसमें मत जाइए, पर हार्मलेस में क्या है। कोई बोलते हैं यहाँ तेल लगाना चाहिए, हार्मलेस है क्यों? मैं इसमें एक लॉजिक देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि कोरोना अगर यहाँ है, अगर वो ड्राई बॉडी पे बैठा है, तो मेरी सांस जब मैं स्निफिंग करूंगा तो वो उसके साथ जा सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे तेल लगा रखा है तो उसे चिपक क्यों पड़ा रहेगा, और बाद में जब मैं कभी भी वॉश करूंगा धुल के निकल जाएगा। कर दूंगा मैं, कुछ चीज़ें ऐसी कर लूंगा जिसमें मेरे को हार्म नहीं नजर आता है, कि इसमें मेरा नुकसान क्या है कि मैं यहाँ तेल लगा लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो वैसा कर लीजिए। तो कोरोना डिपेंड करता है चलने के लिए, तो आप उसका चलने का मार्ग में जब आपने पट्टी लगा दी तो वो घुस नहीं सकता उसके अंदर में। आप हाथ को यहाँ नहीं ला रहे हो तो अपने आप आ नहीं सकता, यहाँ पड़ा हुआ आपके अंदर जा नहीं सकता है वो। इन बातों को समझिए, खाली समझिए कि कोरोना का कैरेक्टर क्या है। कुछ कंट्रीज ने कोरोना को सिर्फ अपने कल्चर के थ्रू डिफीट किया है, बिना एक्सट्रीम कोई मेजर लिए हुए। तो इसका मतलब हम भी ऐसा कर सकते हैं। शायद पूरी कंट्री ना कर पाए, हम जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। जापान एक उदाहरण है। जापान में बीच में खाली एक छोटा सा लॉकडाउन वगैरह कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स करने पड़े थे। जापान में बहुत शुरुआत से एक्सपोजर हो गया था, लेकिन उस कंट्री में हाइजीन हैबिट बहुत पहले से है। बहुत पहले से वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मुंह पर पट्टी लगाकर घूमते हैं, हाथ धोने का कल्चर है, इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने उसी के थ्रू कोरोना हरा दिया। इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? क्योंकि जब हम ऐसा करने लगेंगे कि तो हमारी अदर हेल्थ कंडीशन तो इंप्रूव कर जाएगी।
हम लोग हाइजीन से रिलेटेड जितनी तरह की डिजीज है उससे बच जाएंगे, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भी हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दें, इसके ऊपर काफ़ी बातें हुई, मैं खाली इसकी अदर साइड बता रहा हूँ कि ये अपने आप में टोटल प्रोटेक्शन है, ये टोटल प्रोटेक्शन है। अगर कोरोना खुद नहीं चलता है और ये गलती नहीं करते और अगर हम हाइजीन का ध्यान रख लेते हैं तो हमारा काम उससे हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये हमारे वर्क एथिक वगैरह के ऊपर भी डिपेंडेंट है। वो कैसे डिपेंडेंट है हमारी वर्क एथिक के ऊपर में कोरोना कि देखिए क्या होता है, मैंने देखा है बहुत जगह डोमेस्टिक हेल्प जो होते हैं ना, हमारे जो घर में सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, हम अगर उनको रखे हुए हैं तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जरा सा कोई काम होता है हम उसको बोल देते हैं तुम नीचे से ये ले आ, तुम ये कर दे, हमको लगता है हम सेफ हो गए और वो जा रहा है। एक चीज़ को आप ध्यान रखिए, अगर आप खुद जाएंगे तो आप बहुत कॉशियस रहेंगे, आप एकदम जो मतलब का काम है वो करके वापस आ जाएंगे। और वो जाएगा तो वो छुट्टी हुई बिल्ली की तरह जाएगा, कमरे में बंद थी छोड़ दीजिए तो क्या नाचते गाते दौड़ते भागते जाएगा, लेके आएगा, 4 आदमी से और बात करेगा क्योंकि उसको वो आज़ादी मिल रही है। मैं उस एज ए ह्यूमन बीइंग मैं नहीं बोलता कि वो कॉशियस नहीं रहेगा, लेकिन आप अपनी रिस्क को बढ़ा लेते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ना, जो मजबूर है जिनको कि डिपेंड करना है किसी और के ऊपर में, वो अच्छी बात है, वो करेंगे, उनकी तो मजबूरी है, कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम और आप अगर कोई है भी ऐसी सिचुएशन की जहाँ डोमेस्टिक हेल्प वगैरह हैं, उनको मिनिमम एक्सपोज कराइए, उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो एकदम ध्यान रखिए कि कोरोना आपकी इस कमजोरी से आपके घर में आता है। कोरोना ट्रेवलर्स के साथ चलता है, वो ट्रेवल करता है, ट्रेवल करना पसंद करता है और आप उसको लेकर सारी दुनिया में पहुंचा दिया ना हम लोगों ने। तो ट्रेवलिंग इसके बारे में एक चीज़ है जो सावधानी से करने की है। कोरोना एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कम से कम एक्टिविटीज़ करिए, अननेसेसरी। अभी आपको क्या चीज़ की परमिशन मिल रही है, इसेंशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, सिर्फ ये करने की परमिशन है। आप उसको स्वच्छंदता में कन्वर्ट मत कर लीजिए कि हर चीज़ कर लेते हैं। अगर घर के 10 मेंबर है या 8 मेंबर है, 2 स्कूल जाने वाले हैं, 2 ऑफिस जाने वाले हैं, 2 मंदिर जाने वाले हैं और 2 किटी पार्टी में जाने वाले हैं और आठों के आठों एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्सपोज होने लगते हैं, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिस्क फैमिली के लिए हो जाएगा। तो इससे बढ़िया जो इकोनॉमिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के दिन में देखिए, कितना भी बोल दीजिए इकोनॉमी पहले है, आपका बिजनेस पहले है, तो वो लोग सिर्फ अभी ओपन अप करें। सरकार भी नहीं बोल रही है आपसे कि अभी एजुकेशन को अभी शुरू करना है मेरे को, अभी एंटरटेनमेंट को मेरे को बहुत ज़्यादा शुरू करना है। सिर्फ जो इसेंशियल है एक्टिविटी को सिर्फ वहीं तक रोक के रखिए, उससे आगे उसको बढ़ने मत दीजिए। कोरोना आपके यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। एक और चीज़ को ध्यान रखिए कि कोरोना फैलता कैसे है। जैसे मैंने बोला ना, क्राउड में फैलता है। ये जो वेजिटेबल वेंडर है, एक हब होता है, सुपर स्प्रेडर बोलते हैं जिनको। ऐसा हर आदमी जो बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपोज हो रहा है वो रिस्क फैक्टर है। तो आप ऐसे हर चीज़ से बचिए। उनकी मजबूरी हो सकती है, एक डॉक्टर उसकी मजबूरी है, एक पुलिसमैन है उसकी मजबूरी है, एक वेजिटेबल वेंडर है उसकी मजबूरी है। तो आप उस सिचुएशन से बचिए। जब आप उससे बचेंगे तो आप उसको फैलने में रोक पाएंगे, उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उनकी तो मजबूरी है, देखिए उनके रिस्क को समझिए कितना बड़ा है। हम लोग जितना केस को कम करते चले जाएंगे, सरकार के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, वो कितने थक जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हमने नंबर अगर बढ़ा दिया, स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्र, इसको हमने एब्यूज कर लिया। एब्यूज करने के लिए नहीं है। आपका पड़ोसी मजबूरी में किसी मेड को घर में बुला रहा है, आप चाहते हैं कि वो ना आए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर उसकी मजबूरी है, तो आप ये मत करिए कि आप भी 4 को घर में बैठा लीजिए। आप उसको अवॉइड करने का ट्राई करिए। हर आदमी इस बात की जिम्मेदारी, इस बात को समझे कि चॉइस के कारण क्या मेरे हाथ में है और मजबूरी कहाँ है। दोनों में डिफरेंस होता है। मजबूरी वाले कर रहे हैं तो उनको गाइड करिए, हेल्प करिए। आप उसको बाई एक फुलिशनेस में, एक ईगो में, कंपटीशन में, इस चीज़ का कंपटीशन मत करिएगा। देश के लिए भी अच्छा नहीं है ये। और एक ट्रांसपेरेंसी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई छुपाने की कोशिश करता है ना, वो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है कोरोना को लेकर। चाइना ने ये गलती की या इंटेंशनली किया, मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज सारी दुनिया सफ़र क्यों कर रही है? सिर्फ एक फैक्टर के कारण। उसने बताने में देर कर दी। उसने अपने सारे शहर को रोक दिया ट्रेवल करने से, वुहान से, लेकिन सारी दुनिया में जाने दे दिया। एक क्रिमिनल काम था ये, बताने की दरकार थी कि कितनी बड़ी समस्या है ये, और उसका हर्जाना आज हम लोग कितना बड़ा भुगत रहे हैं। कितने सारे हमारे डॉक्टर भाई इस कारण से सफ़र कर गए कि जो पेशेंट गया वो फॉरेन से आया था, उसने बताया नहीं कि वो बाहर से आया है, उस बात को उसने छुपा लिया, तो उसके चलते वो कैजुअल रह गया और वो बीमार पड़ गया। ट्रांसपेरेंसी इसका बहुत बड़ा दुश्मन है। ट्रांसपेरेंसी सॉरी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसका बहुत बड़ा दुश्मन है। ट्रांसपेरेंट रहिए, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इतने सारे कई फैक्टर के बीच में कोरोना 100% हम पे डिपेंड करता है। हमको गर्म पानी पीने, कोई कुछ भी मना करे, आप कोरोना एक दिन के अंदर में आपको इन्फेक्ट करना शुरू नहीं करता है, उसकी एक पीरियड है। आपको कहीं भी डाउट हो गया कि बाई मिस्टेक आपका कुछ एक्सपोजर हो गया, तो पैनिक में मत आइए।
जो भी बताया गया, गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, चाय पीना, स्टीम लेना, सब कर लीजिए। मैं नहीं जानता, मेडिकल साइंस आज भी कंफ्यूज है, कोई के पास कोई आंसर नहीं है, पर इसमें कोई हार्म नहीं है। तो मैं सिंपली आपको कहता हूं कि ये वो हर चीज़ कर लीजिए। अदरवाइज आप मान लीजिए कि आज से आपको कोरोना पकड़ लिया है, और अपने आप को थोड़ा सा फिर उस हालत में आइसोलेट कर लीजिए। 2 काम आप कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट सिस्टम को बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट वगैरह को बोलना चाहूँगा कि मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी कोरोना में प्रॉब्लम जो मैंने पाई वो ये देख रहा हूँ मैं कि प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है। जो इस लेवल की प्रॉब्लम है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोबेबली फॉर वट एवर पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल, बट चूंकि कोई बात अगर बोल दूं और मेरे को लगता है कि मैं जब बोलता हूं बात कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, कि मैंने ऐसे बहुत से पास्ट में रिजल्ट्स देखे हैं कि वो मेरे को इंकरेज करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को शेयर कर पाऊँ, किसी तरह से बात वहाँ पहुँचे। कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट होने के नाते हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत किया है कि चीज़ों को किस जगह रोक दे और उसको कैसे रोके, और उसके पीछे क्या कारण है कि वो रियल आउटकम नहीं दे पाते हैं। मैं एग्जाम्पल से आपसे बात करूंगा कि अगर हमारी कैपेसिटी एक कांस्टेंट है हर लेवल पे, हॉस्पिटल में बेड्स की प्रॉब्लम है, आईसीयू की प्रॉब्लम है, फिर वेंटिलेटर की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है, और लोग ऐसे ऐसे अपग्रेड होते हैं। 4 दिन तक एक बंदे का अगर कोई कारण से टेस्टिंग का चक्कर चला, टेस्टिंग में लेट हो गई, वो परेशान हो रहा है। अगर उसकी टेस्टिंग हो गई, रिजल्ट आ गया, उसको हॉस्पिटलाइज होना है तो उसमें लेट हो गई, तो वो अपग्रेड हो गया। इन सब चीज़ों को रोकने का, देखिए अल्टीमेटली इंडिया को एक जगह आके खड़ा होना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट भी पॉलिसी के लेवल पे उसको कंट्रोल कर रही है कि अब वो गवर्नमेंट हर आदमी को हॉस्पिटलाइज करने नहीं बोलेगी, वो सिम्टोमेटिक चलेगी। आपने मेरे को बोल दिया, जब कोरोना की खबर सुनता है आदमी तो उसको साइकोलॉजिकली वो बहुत डाउन रहता है, वो हदस जाता है कि उसको क्या हो गया है। उस जगह पर अगर गवर्नमेंट को ये लाना ही पड़ेगा कि एक कंफर्ट है कि आपने हमको बता दिया, अब हम हर 6 घंटे या 8 घंटे हम आपसे टच में हैं, वी आर वॉचिंग यू। आप अपने घर में रहिए, अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं तो। जिनके यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जो स्लम में रहते हैं, उनको एक अलग बात है, बाकी आप रह सकते हैं। कोई नहीं जाना चाहता है अदरवाइज हॉस्पिटल में, पर उनको चाहिए क्या। लोगों ने ऐसे ऐसे किस्से सुन लिए हैं कि अब मेरे को डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटलाइज हो जाओ, मैं इस हॉस्पिटल में गया, मेरे को बोल दिया कि वहाँ पहुंचा तो पता चला वो बेड ऑक्यूपाई गया है, तो लेके 3 दिन तक घूमता रहा, फिर 3 दिन बाद प्रॉब्लम एग्रीवेट हो गई और फिर उसकी डेथ हो गई। अब ये जो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग हमको जो हेल्पलाइन दी गई हम उसमें फ़ोन कर रहे हैं और कोई उठाने वाला नहीं है। उसमें सिर्फ इतना सा कंफर्ट मिल जाए ना कि आपको एकदम वॉच किया जा रहा है, और इस बात को एकदम वार लेवल के ऊपर में एक वार रूम क्रिएट किया हुआ है, इंफॉर्मेशन का फ्लो क्रिएट किया हुआ है, लोग इक्विप्ड हैं, उनको वीडियो फोन के लिए प्रॉपर फोन दिए हुए हैं, वो वीडियो फोन के थ्रू आपसे दिन में 4 बार बात करते हैं, और एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है कि यहाँ पर किसी को भी बेड की दरकार पड़ी तो खट से मिल जाता है। ये कम्युनिकेशन जाएगा ना, ये एक सिंगल फैक्टर हमारे अंदर में। अमेरिका में केस कम नहीं हुए, उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी चेंज कर दी है, तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसा होने लगा है कि अब बहुत कम लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और प्रॉब्लम को जिस इनिशियल लेवल पे खत्म कर दिया जाए। मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, मैं बोल रहा हूं आपको डेटर्स के बारे में, इंडियन बिजनेसमैन के मैंने यूनिक प्रैक्टिस देखी, जिसके ऊपर फिर मैंने एडवाइस करना एक अलग ढंग से शुरू किया। और खासकर मैं फॉरेन कंपनीज में ये टेंडेंसी देखता हूँ कि किसी को किसी से पैसा लेना बाकी है ना, और 60 डेज की क्रेडिट दी हुई है, तो यहाँ तकादा करने का सिस्टम है कि 60वें दिन के बाद तुम तकादा शुरू करते हैं। तो भाई साहब, बैड डेट कन्वर्ट होने का पीरियड सबसे डेंजरस वही है। आप उस जगह पे रोक देंगे तो आपका बैड डेट नहीं कन्वर्ट होगा। और ये फॉरेन कंपनी है या वोडाफोन वगैरह, इनके सबको क्या देखता हूँ मैं, 45वें दिन से आपको याद दिलाने लगेंगे कि आपका 60 दिन इतने तारीख को ड्यू डेट है, इतने तारीख को ड्यू डेट है, इतने तारीख। यानी प्रॉब्लम में आप उसको एक अच्छी चीज़ को खराब में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे हैं, आप उसको प्रोएक्टिवली रोक ले रहे हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट भी इस चीज़ को ध्यान रखने लगे कि नहीं, मेरे को सिर्फ ये कॉन्फिडेंस दे देना है, और जिनको आइसोलेट होना है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको दे दे। और एक चर्निंग बहुत फास्ट, जितना लोगों को हॉस्पिटल जाने की, मैं पैनिक की सिचुएशन में लोग हॉस्पिटल में भागते हैं और बहुत कीननेस के साथ उसे बाहर निकलना चाहते हैं। जरा मेरे को सुनने में आया कि गवर्नमेंट ऐसा ही कुछ प्लान कर रही है कि अब किसी को भी 2 दिन 3 दिन, जैसे ही आदमी रिकवर की जरा सी स्टेज में आए ना, उसको भैया तू जा, अब आइसोलेट हो जा, ताकि वहाँ जगह खाली हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर आए। हर स्टेज के ऊपर में एक्शंस को लोअर स्टेज पे ज़्यादा वैल्यू दे दी जाएगी, तो हायर स्टेज की नौबत नहीं आएगी और हम लोग इस सिचुएशन को मैनेज करके निकल जाएंगे। तो ये मेरा एक कहने का एक मकसद था कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि चर्निंग बहुत फास्ट हो जाए और रिस्पॉन्स में कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप अपने घर में रहिए। कोई भी आदमी नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल में, जिस तरह की जितनी सोशल मीडिया ने सिखा दिया है ना, हर आदमी। और फाइनली ये लक का भी फैक्टर है कि आपको पकड़ेगा कि मेरे को, मैं आज इतनी बातें कह रहा हूँ, मैंने इतना रिसर्च किया, आप मेरे लिए प्रे करिए कि मेरे को नहीं पकड़े, मैं आपके लिए प्रे करूँ कि आपको नहीं पकड़े। बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, खुल रहा है, बंद हो रहा है, इसके बीच में मंदिर जाना है, नहीं जाना है, स्कूल जाना है, बिजनेस करना है। बिजनेस में देखिए
एक ही बात है कि ये जरूर ध्यान रखिए कि क्या क्या नहीं करना है। क्या करने से, मैंने बोला ना, कोरोना अपने आप बहुत लाचार और बेबस है, आप उसको कंट्रोल, मैंने जैसा बताया आपको कि सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ नहीं आ पाया, लेकिन ज़रूर मैं आपके पास आऊँगा। बहुत ज़्यादा जो भी एडवाइस ऐसी है जो हार्मलेस है और जो की जा रही है, कर लीजिए उसको। हर स्टेज पे आप बच सकते हैं। आपके अंदर में कोरोना गया हुआ टाइम लेता है, आप उसको वीक कर सकते हैं। मल्टी लोड मत लीजिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए, भीड़ से बचिए। ये मुंह की पट्टी और हाथ धोना एकदम इतना सिंपल काम है, जिंदगी भर के अपना लीजिए, जिंदगी भर के लिए अपना लीजिए इसको, आप बच के निकल जाएंगे। खुली हवा में आप हैं, आप उसको हटाइए, थोड़ी खुली हवा जरूर जाने दीजिए, अच्छा रहता है। थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इनफैक्ट मेरी एक थ्योरी है जो अगेन गवर्नमेंट और वो रिसर्च एजेंसीज ही उसको कंफर्म कर पाएंगी कि अगर जो हेल्दी पॉपुलेशन है ना, अगर वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो उनको माइल्ड लेवल का कोरोना जितनी जल्दी पकड़ ले उतना अच्छा है। वो धीरे धीरे वो हार्ड इम्यूनिटी की वाली जो बात है उसका एक मिडिल पाथ है, लेकिन मैं जान करके पकड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मोरली राइट नहीं है, लेकिन इतना डरने का नहीं। अगर आप सावधान रहेंगे और हल्के फुल्के लेवल के ऊपर में कोरोना को बहुत ज़्यादा अटैक अपने आपको अगर आपने नहीं होने दिया। और एक बात जो लास्ट मैं बोलना चाहूँगा कि कोरोना सिर्फ इस बात से डील नहीं होने वाला है कि मेरे को ना पकड़े। कोरोना सिर्फ एक बात से डील होने वाला है कि मैं किसी और को ना पकड़ाऊँ। ये जो लोगों को देख रहा हूँ ना, खुलेआम जो एकदम इररिस्पॉन्सिबली घूमते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी एक हिंदू धर्म में जो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, या इवन मुसलमान धर्म में भी बोला जाता है कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, और एक ह्यूमैनिटी के एंगल से बात की जाती है। और जैन धर्म में तो परस्पोपग रहो जीवानाम जो बोला गया है कि हर जीव का एक दूसरे जीव पे उपकार है, हर जीव एक दूसरे जीव के एग्जिस्टेंस के लिए निमित्त है। ये जो म्यूचुअलिटी है, जो सोशल साइंस का एक फाउंडेशन है कि मेरी ड्यूटी आपका राइट है, आपका राइट मेरी ड्यूटी है कि मैं कोरोना ना पकड़ूं और मैं किसी और को ना पकड़ाऊं, ये फीलिंग के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, चलाएंगे, तो देश बिल्कुल आराम से इससे निकल जाएगा। प्रॉब्लम को एग्रीवेट नहीं होने देना, उसके आगे रोक लेना है। यहाँ मेरी टॉक खत्म नहीं हुई है, मैंने सिर्फ कोरोना के बारे में बात की है। ऐसे ही एक पर्सनल लेवल पे माइन्यूट सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में कभी चेष्टा करूँगा। बिजनेस के लिए ज़रूर मैं बहुत डीपली कुछ बात करूँगा, क्योंकि वो ही मेन डिसीजन मेकिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो मेरी एक्सपर्टाइज है, एम्बिग्विटी को देख पाना और कॉम्प्लेक्सिटी को देख पाना, फ्यूचर के ट्रेंड्स को देख पाना, कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने पहले नहीं सुना था, उनकी बेनिफिट के लिए, कि आप अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर ये मेरे से शेयर कर लीजिए। मेरे बहुत तरह के मटेरियल आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ें करना, मेरे को आनंद आता है, मेरे को हेल्प करने में एक चार्म है, तो मैं आपको ज़रूर करूँगा। और दूसरी बात, मेरा एक फेसबुक का यूट्यूब, मैं सोशल मीडिया पर पहले बहुत एक्टिव नहीं था, एक्सेप्ट फेसबुक, आप में से काफ़ी लोग जानते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल जो मैंने एक नया शुरू किया है, फ्यूचर रेडी फैमिली बिजनेस, फ्यूचर रेडी फैमिली बिजनेस, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उसको नंबर को बढ़ाइए, ताकि मेरे को बाद में प्रोपेगेट। कई लोगों का मेरे को एक रिक्वेस्ट आया है कि फेसबुक में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम करते वक्त वो उनको फेसबुक से ऑफ नहीं, एक मोबाइल फ़ोन है, सिंगल मोबाइल फ़ोन ऑक्यूपाई हो जाता है, लंबी पीरियड में दिक्कत आने लगती है। वेयर यूट्यूब में अगर आप उसके सब्सक्राइबर हैं, एडवांस सब्सक्राइबर हैं, तो आप वहाँ से हटकर अपने काम करते रह सकते हैं और बैकग्राउंड में वॉइस आ सकती है ना। आई अप्रिशिएट दैट, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट। तो वो मैं चाहता हूं कि उस जगह मैं पहुंच जाऊं, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल है। मेरे को ये 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो मैं जानता हूं इतना बड़ा सपोर्ट बेस है कि वो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हर आदमी, एक आदमी से वो बात शुरू होती है। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, मैं मेरा काम करता रहूंगा, हम लोग मिलते रहेंगे। लेट मी गो थ्रू इफ आई कैन फाइंड समथिंग हियर, सम क्वेश्चंस हियर, आई डेफिनेटली ट्राई टू। हाँ, किशन दारू का है समथिंग। राजेश भाई, आपने बोला कौन समझाए, आप जिनको समझा रहे हैं वो तो, किशन भाई मैंने क्या बोला कि अच्छाई हुई है। आप कुछ फेस्टिवल गए हैं यहाँ पर जिसमें हम लोगों को बहुत बड़ा डर था, मैंने खुले रूप से लिखा था कि ये सब कुछ लोग समझ रहे हैं, हमको उनको एनकरेज करना है। जब यहाँ हावड़ा के ऊपर में एक अटैक हुआ था पुलिस के ऊपर में, और उसका वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था, मैंने अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया था कि देखिए इनमें से कितने लोग हैं जो दूसरे को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। नज़र को, कुछ जो पागल लोग हैं उनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम अच्छाई को एनकरेज करेंगे तो अच्छाई बढ़ेगी। जब हम, अदरवाइज क्या हो जाता है कि वो निगेटिविटी ही स्प्रेड हो रही है। अभी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, एंड यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको हम लोग पॉजिटिवली ही आगे बढ़ाएं।
चलिए, कोई क्वेश्चन की बात होगी, कोई चिंता नहीं है, आप मेरे को इंडिविजुअली भी भेजेंगे, मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मैं उसको एड्रेस कर लूँगा, अटेंड कर लूँगा। एंड आपको वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे फ्यूचर रेडी फैमिली बिजनेस, मैं इसी अपने फेसबुक पे वो चीज़ें डाल दूंगा, आप मेरे को भेज दीजिए, मैं जो भेज रहा हूँ उसके साथ भी आपको बोलूँगा, और आपको बहुत अच्छी कई तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं, इसकी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। और लेट अस ऑल वर्क टुगेदर विथ टोटल पॉजिटिविटी। डरने की बात नहीं है, लेकिन लापरवाह होने की भी बात नहीं है। कोरोना गवर्नमेंट के ऑर्डर से गया नहीं है, वो वहाँ मौजूद है। मैंने बताया कि चोटी के उस पहाड़ में जाकर कोरोना की कम हमको वो स्लोप दिखने वाली है, यहाँ से तो चढ़ाई ही सामने है, इस बात को मत भूलिएगा। जुलाई तक में हमारे कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी टेस्टिंग होने वाली है। हर आदमी, मैं किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करने की दरकार है। इसका इकोनॉमिक पेन बहुत डीप होने वाला। पहले दिन से मेरे को कोरोना से डर कभी नहीं था, मेरे को इकोनॉमी का ही डर ज़्यादा था, और मैंने टाइम टू टाइम शेयर किया, वो भी बात आपसे करूँगा। सो मच ऑफ थैंक्स टू यू, बहुत अच्छा लगा, और मैं अपना काम करता रहूँगा, आप रहिए और हम लोग इसको चलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।